हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे जो भारत के अफवाह तंत्र के बारे में। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, अर्थात भाग 2 वाला वीडियो है। इससे पहले हमने सिंधु नदी के बारे में बात कर ली थी। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ थी पंचनदी, इनके बारे में हमने भाग 1 के अंदर बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, गंगा अफवाह तंत्र के बारे में। लंबाई की बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर हमारी गंगा नदी की कुल लंबाई है भारत के अंदर। जलग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया की बात करें तो गंगा नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र हमारे 10.6 लाख वर्ग किलोमीटर। तो गंगा नदी का कुल तो हमारे 10.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र हमारे 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हम गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा देख लें। गंगा नदी के कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और बाकी सब चीज़ें। तो बार गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 10.6 लाख वर्ग किलोमीटर इसकी कुल है। अब भारत के अंदर बात करें तो 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये कहाँ कहाँ से बहती है ये आप देख रहे हैं चित्र, स्क्रीन पर रोक कर आप इसको ध्यान से भी देख सकते हैं। आगे हम बात करें उद्गम की, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक जगह से होता है। कहाँ से, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक जगह है। वहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी दो नदियाँ आपस में मिलती है और गंगा नदी का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियाँ, अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों के संगम से क्या होता है, ये गंगा नदी का उद्गम होता है। कौन सी जगह पे, देवप्रयाग नामक जगह पे। गंगा नदी की विशेषताओं की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी क्या है, भारत के सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण भी करती है। गंगा नदी क्या करती है, भारत के सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। फिर बात करें भागीरथी नदी की, और उसकी सहायक नदी कौन सी है, भिलांगना नदी। इसके संगम पट्टी क्या बना हुआ है, टिहरी बांध बना हुआ है। भागीरथी नदी और उसकी सहायक नदी है भिलांगना नदी। तो उसकी सहायक नदी भिलांगना नदी, इनके संगम पे क्या बना हुआ, टिहरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध, टिहरी बांध। और टिहरी बांध की बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, टिहरी बांध है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में गंगा नदी क्या करती है, मैदानों में प्रवेश करती है। गंगा नदी मैदानों में प्रवेश कहाँ से करती है, हरिद्वार से। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो गंगा नदी का जल हुगली नदी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अर्थात गंगा नदी की वितरिका कौन है, हुगली नदी। और सभी नदियों के बारे में हम खास बातों में देखें तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ और सभी नदी की सहायक नदी के बारे में हमें पता होना चाहिए। पहले हम बात करें गंगा नदी की सहायक नदियाँ, और उसमें दोनों तरफ से देखी जाती है, दाईं ओर की और बाईं ओर की। दाईं ओर की सहायक नदियाँ और बाईं ओर की सहायक नदियों के बारे में जानकारी लें। तो सबसे पहले दाईं ओर की सहायक नदी की बात करें तो ये है हमारी यमुना, सोन और पुनपुन। कौन कौन सी, यमुना, सोन और पुनपुन दाईं ओर की सहायक नदियाँ। सॉरी अभी थोड़ी तबीयत खराब है। आगे हम बात करेंगे गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदियाँ। बाईं ओर की सहायक नदियों की बात करें तो ये हमारे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक जो नेपाल से गमित होती है वो बूढ़ी गंडक की बात करें, कोसी और महानंदा। तो ये बाईं ओर की सहायक नदियाँ है, जबकि अपने ऊपर दाईं ओर की सहायक नदियाँ भी देख ली थी। अब बात करते हैं पंच प्रयाग की। गंगा नदी के संबंध में क्या है, पंच प्रयाग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में कई बार सीधा सीधा भी पूछ लिया जाता है, पंच प्रयाग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें क्या 5 प्रयागों को शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें 5 प्रयागों को शामिल किया जाता है, जिन्हें मिला के हम क्या बोलते हैं, पंच प्रयाग। और ये कौन कौन से हैं, सबसे पहला देव प्रयाग, ये हमारे उत्तराखंड में है। नंद प्रयाग उत्तराखंड में, कर्ण प्रयाग ये भी उत्तराखंड में है। फिर आता हमारा रुद्र प्रयाग, ये भी उत्तराखंड में, और विष्णु प्रयाग ये भी उत्तराखंड में। तो 500 प्रयाग क्या है, हमारे उत्तराखंड में। अब इस कॉन्सेप्ट को इस चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। मैं आपको चित्र को थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि चित्र को समझना आसानी हो। अब शुरुआत करते हैं कहाँ से, शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या था, धौली गंगा और मंदाकिनी, नंदाकिनी, ठीक है, दो नदियाँ हैं। सबसे पहले आती है धौली गंगा। धौली गंगा के पास में क्या है, एक बद्रीनाथ नाम की जगह है। वहाँ पे क्या बना हुआ है, विष्णु प्रयाग। बद्रीनाथ नाम की जगह है, वहाँ पे विष्णु प्रयाग बना हुआ है। अब धौली गंगा को आगे जाके क्या बोलते हैं, अलकनंदा नदी कहते हैं। अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी
दोनों नदियाँ कहाँ जाके मिलती है? नंदप्रयाग में। कहाँ जाके मिलती है? नंदप्रयाग में जाके मिलती है। अब आगे जाके यह पिंडर नदी से जाके मिल जाती है, उसे हम कहते हैं कर्णप्रयाग। पिंडर नदी से जाके मिलती है तो इसे हम कहते हैं कर्णप्रयाग। फिर केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी पर क्या बना हुआ? टिहरी बांध। और टिहरी बांध की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब भागीरथी नदी और जो ये हमारी नदी आई है मंदाकिनी नदी, ये दोनों कहाँ आके मिलती है? ये हमारे देवप्रयाग के अंदर मिलती है। और मंदाकिनी नदी और जो ये नदी है हमारी मंदाकिनी, ये तो कहाँ आके मिलती है? रुद्रप्रयाग में। इसी के पास ऋषिकेश और हरिद्वार नाम के 2 शहर बसे हुए हैं। तो आप इनको याद रखेंगे, चित्र को भी आप ध्यान से देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। चित्र को बनाने का प्रयास करना। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। अब विष्णुप्रयाग है तो विष्णुप्रयाग को क्या बोलते हैं? जोशीमठ भी कहते हैं। विष्णुप्रयाग का दूसरा नाम क्या है? जोशीमठ। तो आप इसको देखेंगे। तो पंचप्रयाग कौन कौन से हमारे? यदि प्रयागों का नाम देखें तो एक तो हमारा विष्णुप्रयाग है, दूसरा हमारा नंदप्रयाग है, तीसरा रुद्रप्रयाग, चौथा देवप्रयाग और 5वां कर्णप्रयाग। तो ये 5 प्रयाग है, इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी कौन सी नदी? यमुना नदी। इसके बाद कौन सी नदी आती है? यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड की जो बंदरपुर चोटी है। कौन सी चोटी? बंदरपुर चोटी। तो बंदरपुर चोटी पे यमुनोत्री हिमनद है। कौन सा हिमनद है? यमुनोत्री हिमनद है। तो इस हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। और कहाँ पे? उत्तराखंड में। संगम की बात करें तो यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में जाके गंगा नदी में हो जाता है। यदि आपने नाम सुना हो गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदी आपस में कहाँ जाके मिल जाती है? प्रयागराज में। तो प्रयागराज में क्या है? गंगा नदी में आकर ये मिल जाती है। और यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर मानी जाती है। यमुना नदी की विशेषताओं की बात करें तो यमुना नदी गंगा नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। कौन सी? दाईं ओर की सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी है। यमुना नदी क्या है? गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। नदियों की बात करें तो यमुना नदी है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। किनारे की बात करें तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, आगरा और मथुरा। कौन कौन से शहर बसे हुए? दिल्ली, आगरा और मथुरा। ये शहर कहाँ बसे हुए हैं? यमुना नदी के किनारे। तो आप लोग याद रखेंगे जो ताजमहल है, ताजमहल से आपको पीछे की तरफ यदि आप देखेंगे तो यमुना नदी देखने को मिलेगी। फिर यमुना नदी को क्या माना जाता है? सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है। अर्थात तो यह इतने इसमें प्रदूषक तत्व तो इतने मिला दिए गए हैं कि अब ये इसका नदी का जो वास्तविक स्वरूप है यह लगभग खत्म सा हो गया है। यमुना नदी को जैविक दृष्टि से मृत नदी माना जाता है। अर्थात इसमें किसी प्रकार के जीव जंतु अर्थात मछलियाँ या किसी प्रकार के जो जलीय जीव होते हैं वह अब नहीं पाए जाती। क्यों? क्योंकि उसका में इतना प्रदूषण हो गया है कि अब ये चीज़ें इसके अंदर नहीं पाई जाती। अब यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो वही दोनों तरफ से बात करते हैं। दाईं ओर की सहायक नदी और बाईं ओर की सहायक नदी के बारे में बात करें तो यमुना नदी की जो दाईं ओर की सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी है? एक तो हमारी टॉन्स नदी, गिरी नदी, चंबल नदी, सिंधु नदी, सिंध है ये, सिंधु नहीं है, बेतवा नदी, केन नदी। तो यमुना नदी की दाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? टॉन्स नदी, गिरी नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी। और जो बाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं उनकी हम बात करें तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक तो हिंडन नदी, रिंद नदी, सिंगर नदी और वरुणा नदी। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं हमारी बाईं ओर की? हिंडन नदी, रिंद नदी, सेंगर नदी और वरुणा नदी। तो ये बाईं ओर की सहायक नदी है हमारी यमुना नदी की। अब यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है? तो इस परियोजना की बात करें तो एक तो हमारी किसाऊ परियोजना, रेणुका जी परियोजना और लखवार परियोजना। कौन कौन सी? किसाऊ परियोजना, रेणुका जी परियोजना और लखवार परियोजना। तो ये 3 परियोजनाएं यमुना नदी पर चल रही है। तो आप इनको याद रखिएगा। परियोजनाओं की बात करें तो किसाऊ परियोजना है वो तो हमारी जो टॉन्स नदी है ना, यमुना नदी की सहायक नदी टॉन्स नदी, उस पर चल रही है। रेणुका जी परियोजना है ये सहायक नदी जो गिरी नदी है उस पर चल रही है यमुना की। और तीसरी लखवार परियोजना है यह क्या है? यमुना नदी पर ही
चल रही है। ये लखवार परियोजना कहाँ चल रही है? यमुना नदी पर ही चल रही है। तो हमने यमुना नदी के बारे में जो भी जानकारी थी इम्पोर्टेंट, वह सारी जानकारी ले ली है। अब बात करेंगे अगली नदी की। तो अगली नदी कौन सी है? हमारी सोन नदी। किसके बारे में बात करेंगे हम? सोन नदी के बारे में बात करेंगे। सोन नदी के उद्गम के बारे में बात करें तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ से होता है, पठार से। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो अमरकंटक पठार है, उस पठार से सोन नदी का उद्गम होता है। और संगम की बात करें तो सोन नदी का संगम कहाँ होता है? पटना के पास में सोनपुर नाम की जगह है। पटना के पास में सोनपुर नाम की जगह है, वहाँ पे गंगा नदी में जाके इसका संगम हो जाता है। किस में जाके? गंगा नदी में जाके इसका संगम हो जाता है। अर्थात सोन नदी पटना के पास सोनपुर नामक जगह पे गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ये तो एक फैक्ट वाली बात है। लेकिन जो एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में क्या बता रखा है कि सोन नदी पटना के पास आरा नाम की जगह पर गंगा नदी में मिलती है। जबकि आप गूगल मैप करेंगे तो गूगल मैप में पटना के पास सोनपुर नामक जगह है, वहाँ से ही गंगा नदी में जाके मिलती है। तो आप दोनों को ही सही मान सकते हैं। अब सोन नदी की बात करें तो सोन नदी क्या है? हमारी गंगा नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। क्या है? दाईं ओर की सहायक नदी कौन? सोन नदी। और इसको सोन नदी क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसके जो तल है, इसके तल में सोने के प्लेसर पाए जाते हैं, अर्थात सोना के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं इस नदी के तल में। अब सोन नदी की सहायक नदी की बात करें, जिसकी सहायक नदी एक तो रिहंद नदी है और एक उत्तरी कोयल नदी। रिहंद नदी और उत्तरी कोयल नदी। यदि आपने छोटा नागपुर का पठार पढ़ा था, पठारों के अंदर, तो आपने उत्तरी कोयल नदी देखी होगी, जो क्या है? सोन नदी की सहायक नदी है। फिर बात करें गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। इसकी बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत जलाशय की बात करें तो इस जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत झील भी कहते हैं। ये जलाशय इस जलाशय को सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे? जो सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, उस पर बनाया गया कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। तो आप ये भी याद रखिएगा। तो आपने कौन कौन से जलाशय देख लिए? इससे पहले पिछले वाले वीडियो में आपने राणा प्रताप सागर जलाशय देखा था, और इससे पहले महाराणा प्रताप जलाशय देखा था, फिर गोविंद सागर जलाशय भी देखा, अब ये गोविंद वल्लभ पंत जलाशय देख रहे हैं। आगे हम बात करें गोविंद वल्लभ पंत सागर झील की। ये भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जो क्या है? मानव निर्मित है। इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील कौन सी है? यही। तो आप इसको समझ सकते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर क्या झील उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है ये? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा पर स्थित है। अब गंगा नदी की जो बाईं ओर की सहायक नदी की बात करें तो सबसे पहले नदी कौन सी आती है इसके अंदर? रामगंगा नदी। कौन सी नदी आती है इसके अंदर? रामगंगा नदी के बारे में बात करें, गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी। सबसे पहले रामगंगा नदी की बात करें तो इसका उद्गम की बात करें तो रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड में गैरसन नामक जगह है, उसके पास से गढ़वाल पहाड़ियाँ। तो रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गढ़वाल पहाड़ियों से होता है। और गढ़वाल पहाड़ियाँ कहाँ पे? उत्तराखंड में गैरसन नामक जगह है, वहाँ से। संगम की बात करें तो रामगंगा नदी कहाँ जाके मिल जाती है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ जाके मिलती है? कन्नौज में जाके गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कौन? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी की विशेषताओं के बारे में बात करें तो रामगंगा नदी गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। क्या है? बाईं ओर की सहायक नदी है। रामगंगा नदी क्या उत्तर प्रदेश के जो नजीबाबाद जगह है, वहाँ से मैदानों में प्रवेश करती है। तो कई बार आप नदियों के बारे में इस तरह से भी पढ़ेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से बह रही है, ये तो ठीक है, लेकिन वो मैदानों में कहाँ से प्रवेश करती है, ये पॉइंट भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रामगंगा नदी की बात करें, जो नजीबाबाद नामक जगह है ना उत्तर प्रदेश की, उस जगह पे से क्या करती है? मैदानों में प्रवेश करती है। और आपने जब भारत के मैदान, उत्तरी भारत के मैदानों के बारे में बात की थी, तब हमने रोहिलखंड के मैदान पढ़े थे। कौन से? रोहिलखंड के मैदान। तो रोहिलखंड के मैदानों की बात करें तो रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद नामक स्थान पर जिन मैदानों में प्रवेश करती है, उन मैदानों को हम क्या कहते हैं? रोहिलखंड के मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? रोहिलखंड के मैदान कहते हैं। और बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की या नेशनल पार्क की, तो रामगंगा नदी क्या उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसके बीच में से गुजरती है। रामगंगा नदी क्या करती है?
जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पहला पार्क माना जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इस पार्क से होके गुजरती है। तो हम गंगा नदी की सहायक नदियाँ देख रहे थे, कौन सी, बाईं ओर की सहायक नदियाँ। तो रामगंगा नदी के बारे में हमने देख ली। अब अगली नदी आती है हमारी गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर नामक शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से? लखनऊ और जौनपुर कहाँ बसे हुए? गोमती नदी के किनारे। अब गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी अवध के मैदानों में बहती है। किसके मैदानों में? अवध के मैदानों में। अर्थात गोमती नदी के अवध के मैदानों की सबसे इम्पोर्टेंट नदी मानी जाती है। जब हमने मैदान पढ़ रहे थे तो आपको ये भी पता होगा कि जो गंगा नदी के उत्तर के मैदान क्या कहलाते थे? अवध के मैदान। और दक्षिणी मैदान क्या कहलाते थे? मगध के मैदान। तो मैदानों के अंदर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो गोमती नदी क्या अवध के मैदानों की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। विशेषताओं की बात करें, गोमती नदी क्या गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। गोमती नदी क्या गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। अब बाईं ओर की सहायक नदी के बारे में और बात करें तो एक नदी आती है हमारी घाघरा नदी। ध्यान रखना, घग्गर नदी और घाघरा नदी दोनों अलग अलग है। तो घाघरा नदी के बारे में बात करते हैं। उद्गम की बात करें, घाघरा नदी का उद्गम होता है तिब्बत में माप चांगुचो जो हिमनद है उसके पिघलने से होती है। कहाँ पे है हिमनद? माप चांगुचो, ये हमारे तिब्बत के अंदर है। वहाँ से क्या है हमारी घाघरा नदी का उद्गम होता है। तिला, सेती और बेरी, ये तीन धाराओं के मिलने से क्या होता है? घाघरा नदी का निर्माण होता है। कौन कौन सी तीन धाराएं? तिला, सेती और बेरी। इन तीन धाराओं के मिलने से क्या होता है? घाघरा नदी का निर्माण होता है। संगम की बात करें तो घाघरा नदी का संगम कहाँ होता है? बिहार के छपरा नामक जगह पे। हाँ, बिहार के छपरा नामक जगह पे गंगा नदी में जाके ये मिल जाती है। अर्थात बात करें तो घाघरा नदी बिहार के छपरा नामक जगह में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। किस जगह पे? छपरा नामक जगह पे। कहाँ पे मिलती है? छपरा नामक जगह पे। तो आप उसे याद रखेंगे। विशेषताओं की बात करें तो घाघरा नदी क्या है? गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। क्या? बाईं ओर की सहायक नदी है। और नेपाल में घाघरा नदी को क्या बोलते हैं? कर्णाली नदी। नेपाल में क्या कहा जाता है? घाघरा नदी को कर्णाली नदी कहा जाता है। घाघरा नदी की बात करें तो नेपाल में शीशा पानी नामक एक गोर्ज बनाती है। नेपाल में एक गोर्ज का निर्माण करती है घाघरा नदी, और गोर्ज को हम क्या बोलते हैं? शीशा पानी। तो आप इसे काला पानी के नाम से कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये कौन सा है? शीशा पानी गोर्ज है। उसका निर्माण कौन करता है? घाघरा नदी। फिर घाघरा नदी की भी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो कौन कौन है? एक तो हमारी शारदा नदी है और एक ताप्ती नदी। एक तो कौन कौन? शारदा नदी और एक हमारी राप्ती नदी। सबसे पहले शारदा नदी के बारे में बात करें तो शारदा नदी घाघरा नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। किधर की? दाईं ओर की सहायक नदी है। शारदा नदी के बहाव की बात करें तो बहाव क्षेत्र उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर है। कहाँ का? नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर है। अर्थात शारदा नदी क्या उत्तराखंड और नेपाल इनकी सीमा बनाते हुए बहती है। शारदा नदी की सहायक नदी की बात करते हैं, इसकी सहायक नदी है सरयू नदी। सरयू नदी तो आप भगवान राम से जोड़कर देख सकते हैं। अर्थात इसी के किनारे पे क्या है? अयोध्या शहर बसा हुआ है। तो कई बार परीक्षाओं में ये से भी हॉट टॉपिक है। तो सरयू नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? अयोध्या शहर। नेपाल की बात करते हैं, नेपाल में शारदा नदी को क्या कहा जाता है? काली नदी या चाइक नदी भी कह सकते हैं, चाउक चाइक कुछ भी कह सकते हैं। तो काली नदी या चाइक नदी किसे कहते हैं नेपाल में? शारदा नदी। तो आप ये याद रखेंगे। शारदा नदी हमने देख ली। दूसरी कौन सी थी नदी? राप्ती नदी। दूसरी नदी की बात करें तो दूसरी नदी हमारी राप्ती नदी। राप्ती नदी क्या है? घाघरा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। राप्ती नदी क्या है? घाघरा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है, और इसके किनारे क्या बसा हुआ है? गोरखपुर, जहाँ से हमारे योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो आते हैं। कहाँ से? गोरखपुर से। तो राप्ती नदी के किनारे क्या बसा हुआ? गोरखपुर। अगली सहायक नदी की बात करें, गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में बात कर रहे थे। अगली नदी है हमारी गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। गंडक नदी के उद्गम की बात करें तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल में काली गंडक और त्रिशूल गंडक इन दो धाराओं के मिलने से होता है। कौन कौन सी धाराएं थी? एक तो काली गंडक है और एक त्रिशूल गंडक है। तो इन दो धाराओं के मिलने से गंडक नदी का उद्गम होता है। कहाँ पे होता है ये दोनों नदियों का संगम? ये हमारे नेपाल में होता है।
तो आप याद रखेंगे गंडक नदी का दो धाराएं कौन कौन सी, काली गंडक और त्रिशूल गंडक, दोनों धाराएं मिलती है और गंडक नदी बनती है। संगम की बात करें तो कहाँ जाके मिलती है गंडक नदी का संगम, कहाँ, पटना में सोनपुर नामक जगह, वहाँ पे जाके गंगा नदी में हो जाता है। अब गंडक नदी के पटना के सोनपुर नामक स्थान पर गंगा नदी में जाके मिल जाती है। गंडक नदी क्या पटना में एक सोनपुर नामक जगह है, तो उस जगह पे क्या गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो आप इसे ये भी याद रखेंगे। अब गंडक नदी की विशेषताओं की बात करें तो गंडक नदी क्या है, गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। गंडक नदी क्या है, गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। और गंडक नदी के बिहार के जो चंपारण वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में जाके मैदानों में प्रवेश करती है। आगे हम बात करें कोसी नदी की, तो गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कुछ नदी के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे हम कुछ नदी के बारे में और पढ़ते हैं। अगली नदी आती है हमारी कोसी नदी। कोसी नदी के उद्गम की बात करें तो कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत से। कहाँ से होता है इसका उद्गम, तिब्बत से उसका उद्गम होता है। और संगम की बात करें तो कोसी नदी का संगम बिहार में कटिहार नामक जगह है, वहाँ पे गंगा नदी में जाके हो जाता है। कोसी नदी का संगम का बिहार के जो कटिहार है, बिहार में कटिहार है, वहाँ पे जाके गंगा नदी में हो जाता है। मतलब कोसी नदी बिहार में कटिहार नामक जगह पे गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे। विशेषताओं की बात करें तो कोसी नदी क्या गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। कोसी नदी क्या गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। और ये क्या एंटीसीडेंट रिवर है। ये क्या एंटीसीडेंट रिवर अर्थात एक पूर्ववर्ती नदी है। कोसी नदी क्या करती है, अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेके आती है। कोसी नदी क्या करती है, बहुत सारे अवसाद लेके आती है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। कोसी नदी क्या करती है, अपने साथ बहुत सारी मात्रा में अवसाद लेके आती है, जिसके कारण बिहार में क्या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी वजह से हम कोसी नदी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप याद रखना, बंगाल का शोक और बिहार का शोक ये आपको पता होना चाहिए। बंगाल का शोक तो हमारी दामोदर नदी को कहा जाता है, उसी तरह बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी। कई बार सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आगे आती है हमारी सहायक नदी कौन सी, सप्तकोशी नदी। कौन सी नदी है, सप्तकोशी नदी है। तो सप्तकोशी नदी के बारे में बात करें तो जो हमारा नेपाल है, नेपाल में सप्तकोशी नदी में क्या 7 धाराएं आकर मिलती है। क्या होता है, कोसी नदी में 7 धाराएं आकर मिलती है, जिसके कारण कोसी नदी को क्या बोलते हैं, सप्तकोशी नदी कहते हैं। जैसे कि 7 धाराएं, जैसे अरुण कोसी, सोन कोसी, तुमुर कोसी, ऐसे करके 7 धाराएं कोसी नदी में आके मिलती है, फिर उसे क्या कहते हैं, सप्तकोशी कहते हैं। अब गंगा नदी की एक और सहायक नदी है कौन सी, महानंदा नदी। महानंदा नदी के बारे में बात करें हम तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, महानंदी नदी का उद्गम दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ होती है वहाँ से होता है। तो महानदी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। संगम की बात करें तो महानंदा नदी का संगम भारत और बांग्लादेश की सीमा पर गंगा नदी में जाके हो जाता है। महानंदा नदी का संगम कहाँ होता है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर गंगा नदी में जाके हो जाता है। और महानंदा नदी क्या करती है, भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है, और वहाँ जाके क्या गंगा नदी में ये जाके मिल जाती है। कौन, महानंदा नदी। आगे बात करें महानंदा नदी की तो ये गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। अब हमने गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में तो देख लिया। अब हम बात करेंगे गंगा नदी की वितरिकाओं के बारे में, अर्थात गंगा नदी से किन किन में पानी जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट नदी है हमारी हुगली नदी, जो हमारे कलकत्ता के अंदर है। तो बात करें हुगली नदी की तो हुगली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पश्चिम बंगाल में एक फरक्का नाम की जगह है, वहाँ पे फरक्का बांध बनाया गया है, और वहाँ से क्या किया गया है, हुगली नदी को निकाला गया है। हुगली नदी की बात करें तो हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है। क्या है, वितरिका है कौन सी, हुगली नदी। अब फरक्का बैराज क्या हुगली नदी में जो अवसाद है उसको साफ करने के लिए काम आता है। क्यों, क्योंकि एक बहुत लंबी दूरी तय कर चुकी होती है गंगा नदी, और इस दूरी तय करने के कारण क्या होता है, उसमें अवसादों की मात्रा बढ़ जाती है। अब अवसाद की मात्रा यदि बढ़ती रहेगी तो नदी का तल होता है ना, वो ऊपर आता रहता है, और पानी के कारण बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। तो भारत में क्या बनाया गया, एक फरक्का बैराज बनाया गया है, जो क्या करता है, जो इसकी गाद होती है, अवसाद होती है, इनको दूर करने के लिए काम आता है। अब हुगली नदी की बात करें तो हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कलकत्ता शहर बसा हुआ है।
हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कलकत्ता शहर बसा हुआ है। हुगली नदी के तल में क्या अवसाद जमा होने के कारण हुगली नदी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या आती रहती है। हुगली नदी के तल में जो क्या होता है अवसाद बहुत ज़्यादा बस हो जाने के कारण क्या होता है बाढ़ की समस्या आती रहती है। इसीलिए क्या है हुगली नदी को विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। हुगली नदी को क्या बोलते हैं? विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कभी भी बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। अब हुगली नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी है, जैसे कि हमारी एक तो दामोदर नदी, मयूराक्षी नदी। कौन कौन सी नदी है? दामोदर नदी और मयूराक्षी नदी, ये दोनों नदियाँ क्या हुगली नदी की सहायक नदियाँ है। साथ ही साथ देखिए हुगली नदी पर बंदरगाह कौन कौन से बने हुए हैं? हुगली नदी पर 2 बंदरगाह बने हुए, एक तो कोलकाता बंदरगाह और एक हमारा हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, तो ये बंदरगाह हम देख सकते हैं। सबसे पहले कोलकाता बंदरगाह की बात करें तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। और हल्दिया बंदरगाह की बात करें तो ये भी हमारे हुगली नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं जो सहायक नदी थी हमारी दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के बारे में बात करें हम तो दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से होता है। तो यदि आपने हमारे पठार वाला जो लेक्चर है वो देखा होगा तो उसमें छोटा नागपुर के पठार से हम क्या बता रहे हैं, दामोदर नदी क्या करती है, छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटती है। जो उत्तर वाला क्षेत्र उसको तो रांची का पठार, जो उत्तर वाले क्षेत्र था उसको तो हजारीबाग का पठार, और दक्षिण वाला क्षेत्र था उसको रांची का पठार कहते थे। तो यदि आपने देखा हो तो आपको याद होगा। संगम की बात करें तो दामोदर नदी का संगम कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाके होता है। ठीक है, तो उद्गम की बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है, और संगम की बात करते हैं हुगली नदी में जाके इसका संगम हो जाता है। मतलब दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी हमारी बराकर नदी है। कौन सी? बराकर नदी। दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियों में बात करें तो कौन सी नदी है? बराकर नदी को माना जाता है। विशेषताओं की बात करें तो दामोदर नदी क्या भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी नदियों में बहती है? भ्रंश नदियों में। भ्रंश नदियाँ तो आप समझते हो किसे कहते हैं, कि जैसे ये हमारी कोई भूमि है और अचानक क्या होता है कि इसके अंदर एक गड्ढा हो जाता है, और गड्ढा इस तरह से हो जाता है। तो जब नदियाँ क्या है इससे होकर बहती है, क्या इससे होकर नदियाँ बहती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? भ्रंश नदी कहते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये भ्रंश घाटी के अंदर बहती है। दामोदर नदी क्षेत्र में क्या भ्रंश घाटी में कोयले के भंडार भी पाए जाते हैं। तो भ्रंश घाटी क्षेत्र जहाँ से ये बहती है वहाँ पे क्या पाया जाता है? कोयले के भंडार पाए जाते हैं। दामोदर नदी क्षेत्र में क्या भ्रंश घाटी को हम क्या बोलते हैं? भारत की रूर घाटी कहते हैं। यदि आपको पता हो रूर प्रदेश कहाँ का माना जाता है, ये जो प्रथम विश्व युद्ध में यदि आपको जानकारी है तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो वारसा संधि की गई थी तो उसमें जो रूर प्रदेश था ये हमारे जर्मनी और फ्रांस के बीच का एक क्षेत्र था जहाँ लोहा और कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। तो उस क्षेत्र को रूर प्रदेश कहते थे। तो भारत में भी एक ऐसा क्षेत्र है जो दामोदर नदी के पास है, तो वहाँ पे लोहा और कोयला दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए भारत की रूर घाटी किसे कहते हैं? दामोदर नदी क्षेत्र। अब दामोदर नदी से क्या होता है? बंगाल में बाढ़ आने की समस्या बनी रहती है। बंगाल में बाढ़ आने की समस्या कहाँ किसकी वजह से बनी रहती है? दामोदर नदी की वजह से। इसीलिए दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी क्या अत्यधिक प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी क्या अत्यधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। इससे पहले हमने एक और देखी थी यमुना नदी। तो यमुना नदी को भी हम क्या मानते थे? जैविक रूप से मृत नदी मानते थे। जैविक रूप से क्या मृत नदी मानते थे, अर्थात इसमें किसी प्रकार की मछलियाँ या जीव नहीं पाए जाते थे। तो दामोदर नदी को भी ऐसा ही माना जाएगा कि ये भी जैविक रूप से मृत नदी है। दामोदर नदी क्या हुगली नदी की सहायक नदी है। किसकी? हुगली नदी की सहायक नदी है। परियोजना की बात करें दामोदर नदी की तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो दामोदर नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चल रही है। भारत की यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो इसका जवाब क्या होगा? दामोदर नदी घाटी परियोजना। और जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये किस आधार पर बनाई गई थी? जो
टेनेसी परियोजना थी। टेनेसी परियोजना हमारे अमेरिका की परियोजना है, उसके आधार पर बनाई गई थी टेनेसी नदी परियोजना। तो दुनिया की कौन सी है? टेनेसी नहीं। और भारत की कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो टेनेसी नदी परियोजना उसको देखकर बनाई गई थी। अब दामोदर नदी की बात करें, दामोदर नदी में कौन कौन से बांध बनाए गए? दामोदर नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए तो इसकी बात करें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत के दामोदर नदी पे कोनार बांध, मैथोन बांध, तिलैया बांध और पचेत बांध। तो दामोदर नदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए? कोनार बांध, मैथोन बांध, तिलैया बांध और पचेत बांध। तो ये 4 बांध बनाए गए। तो इस तरह हमने गंगा नदी और गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में देखा। अगला अपवा तंत्र हमारा है ब्रह्मपुत्र अपवा तंत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया गया। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत की मानसरोवर झील के पास में जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, जो हिमनद है, जिसको आंगसी ग्लेशियर या आंगसी हिमनद भी कहते हैं, वहाँ से होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील है, उसके पास क्या है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, या फिर उसको आंगसी ग्लेशियर भी कहते हैं, वहाँ से होता है। ये जाके कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है और जमुना नदी के नाम से बहती है। और जमुना नदी के नाम से बहती हुई क्या कहती है? गंगा की मूल शाखा जो क्या पद्मा नदी, उसमें जाके मिल जाती है। फिर क्या बन जाती है? मेघना नदी बन जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी मेघना नदी के नाम से सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये गंगा नदी में जाके मिलती है, सीधा फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई तो 2900 किलोमीटर है। कितनी? 2900 किलोमीटर। अब भारत में कितने किलोमीटर बहती है? 900 किलोमीटर। कुल तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो भारत के अंदर और कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो कुल तो इसका 5.8 वर्ग किलोमीटर है, लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत की बात करें तो 1.94 लाख वर्ग किलोमीटर इसका भारत का जल ग्रहण क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, ये क्या इसकी सहायक नदियाँ है? जैसे हमारे मानस, संकोश, रेडोक, तिस्ता, तो ये सारी नदियाँ क्या है? इसकी सहायक नदियाँ। ये सब सहायक नदियाँ, धनसिरी है, ये सब सहायक नदियाँ इससे मिलती है। और ये जमुना नाम से क्या है? इसकी गंगा नदी में जाके मिल जाती है, जिसको गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में आने के बाद। तो आप इनको देख सकते हैं। यहाँ से एक बराक नदी भी यहाँ से अपने बराक नदी से जाके मिल जाती है। बराक नदी मिलती है आके यहाँ, तो चित्र को आप देख सकते हैं। ये वाला मणिपुर वाला एरिया है जहाँ से बराक नदी निकलती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय। तो आप इनको देख सकते हैं। आगे हम बात करें विशेषताओं की, ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषताएं। ब्रह्मपुत्र नदी क्या नामचा बरुआ के पास दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। कौन से गॉर्ज का? दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। कहाँ पे? नामचा बरुआ नामक जगह पे। और फिर क्या करती है? अरुणाचल प्रदेश में जाके प्रवेश करती है। तो नामचा बरुआ नामक जगह पे दिहांग गॉर्ज का निर्माण करते हुए क्या करती है? अरुणाचल प्रदेश में जाके भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी क्या भारत में सर्वाधिक जल लाने वाली नदी है। सबसे ज्यादा पानी लाने वाली नदी कौन सी होती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर वह भारत में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता उपस्थित है, अर्थात सबसे ज्यादा बिजली कहाँ बनाई जा सकती है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे ज़्यादा विद्युत बनाने की संभावना है हमारे पास। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम क्या है? सबसे पहले आता है यारलुंग सांगपो नदी। यारलुंग सांगपो नदी की बात करें तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और यारलुंग सांगपो का अर्थ होता है प्योरीफायर या शोधक, अर्थात यह शोधन अर्थात शुद्धता लेके आती है। फिर दिहांग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी को कहते हैं हमारी दिहांग, और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? दिहांग नदी।
फिर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो जब असम में आती है ब्रह्मपुत्र नदी तब इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। फिर जमुना, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलता है, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। फिर पद्मा, गंगा नदी में मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। मेघना, तो मेघना नदी के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को मेघना नदी माना जाता है। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, आप इसको ट्रिक्स के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जैसे सा ती बी जे पी में। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, कैसे याद करेंगे, जैसे सा से या सांगपो, जैसे दिहांग, बी से ब्रह्मपुत्र, जैसे जमुना, पी से पद्मा, में से मेघना। तो आप इस तरह से ट्रिक बना के भी इसको याद कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। फिर एक मजुली द्वीप की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, असम घाटी में बहती है। और असम घाटी में कैसे बहती है, गुंथित मार्ग बना के बहती है। ठीक है, गुंथित मार्ग बना के बहती है। इस कारण क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी में नदी द्वीपों का निर्माण होता है। कहाँ पे, असम में। और उसमें एक खास द्वीप है हमारा, कौन सा, मजुली द्वीप, जो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एक मिनट, आगे हम बात करें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, एक दाईं ओर की सहायक नदियाँ और एक बाईं ओर की सहायक नदियाँ। कौन कौन सी, दाईं ओर की सहायक नदी की बात करते हैं, एक तीस्ता नदी, संकोश नदी, मानस नदी, कामेंग नदी, सुबनसिरी, भरेली नदी, बार नदी, सियांग, जलढाका, रैडक नदी। तो इस तरह की ये तो बाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र की दाईं ओर की सहायक नदी के बारे में बात करें, दाईं ओर की सहायक नदियों में आती है हमारी दिबांग नदी, लोहित नदी, दिसांग नदी, धनसिरी, कपिली नदी जिसको कैलोंग नदी भी कहते हैं, और दिखू नदी। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ा। तो ये हमारा भारत की जो अपवाद तंत्र है इसका पार्ट 2 था। पार्ट 3 के अंदर हम क्या देखेंगे, प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और पार्ट 3 के अंदर हम इस अपवाद तंत्र के पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। इससे पहले आपको पार्ट 1 देखना चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो ये ज्ञान की चीज़ें हैं ये औरों में भी बांटी जा सके। धन्यवाद।